अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। एफएससी केमिस्ट्री को स्टार्ट किया था और एफएससी केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का ही इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे और केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन पे आज मेरा तीसरा लेक्चर है। तो आज मैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आज कंपोजिशन ऑफ मैटर को डिस्कस करूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज कंपोजिशन ऑफ मैटर को देखेंगे। तो सबसे पहले ग्रीक फिलोसफर्स ने एक आइडिया दिया जो कि एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पे नहीं था, एवं उनका ख़्याल था, उन्होंने जो सोचा सोच के ज़बान से बोल दिया। और वो क्या लफ्ज़ थे? उन्होंने कहा कि मैटर जो है इसको हम तोड़ तोड़ के छोटे से छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं। और इंडिविजुअल पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो वाले पार्टिकल्स जो कि मज़ीद डिवाइड नहीं किए जा सकते, उनको कहते हैं डिविजिबल पार्टिकल्स। तो ग्रीक फिलोसफर्स ने क्या कहा कि मैटर कैन बी डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स टू रीच द बेसिक पार्टिकल या बेसिक कंपोनेंट ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। और इन जो पार्टिकल्स जिनको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते थे, इनको इसने कहा कि हैं इंडिविजिबल पार्टिकल्स, मतलब जिनको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसके बाद डेमोक्रिटस नाम का एक साइंटिस्ट, इसने इन इंडिविजिबल पार्टिकल्स को एक ग्रीक नाम दे दिया, और वो ग्रीक नाम क्या था? एटमोस, जिसका मतलब यही एटम ही होता है। तो यहाँ तक ये कंसेप्ट पहुँचा कि जो एटम है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है। जैसे हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? सेल है। इसी तरह से कोई भी मैटर है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा है? एटम है। ये इन लोगों ने उस वक्त सोचा था। लेकिन आप लोग जानते हैं कि मैटर का अब सिर्फ एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, बल्कि इससे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स और इससे बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें लफ्ज़ एलिमेंट भी आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, लेकिन ये तो मैं अगले लेक्चर में भी डिस्कस कर दूँगा। लेकिन यहाँ पे भी चलो थोड़ा बहुत कंसेप्ट, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में आप लोग हर जगह पे लफ्ज़ एलिमेंट देखेंगे, एटम तो देखेंगे ही नहीं। तो जब मुख्तलिफ एटम्स जिनका मतलब सेम ही एटम होते हैं, ऑक्सीजन है तो अपने जैसे ऑक्सीजन के साथ मिल जाए, इकट्ठा पाया जाए, मतलब इन शॉर्ट कहूँ तो एक ही एटॉमिक नंबर वाले एटम्स का इकट्ठा पाया जाना एलिमेंट कहलाता है। मतलब जब मुख्तलिफ large number of atoms having same atomic number combine together they form element। सही है। तो इन शॉर्ट कहूँ तो एलिमेंट क्या है? एक बड़ा कंपोनेंट है और एटम छोटा कंपोनेंट है। एलिमेंट एटम्स का बना हुआ होता है, लेकिन शर्त क्या है कि तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। तो अगर सवाल ये पैदा होता है केमिस्ट एटम के बारे में क्या कहते हैं कि एटम क्या चीज़ है, तो ये सिंपली कहा जाता है कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, जो कि इंडिपेंडेंटली रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। तो क्या मतलब हुआ? इंडिपेंडेंटली रह भी सकता है, इंडिपेंडेंटली नहीं भी रह सकता। किस लिहाज से कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंटली रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए एटम को? तो इसके लिए क्या सीन हो सकता है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस दुनिया में हर चीज़ स्टेबिलिटी चाहती है, और एटम की स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनका वैलेंस शेल ऑलरेडी कंप्लीट है। ठीक है, जिनका कंप्लीट है वो तो अब इलेक्ट्रॉन को नहीं चाहते, उन्हें वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, उन्हें किसी और मज़ीद एटम से मदद लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो वाले एटम्स जिनका वैलेंस शेल अभी कंप्लीट नहीं है, वो उसको कंप्लीट करके खुद को स्टेबल करने चाहते हैं। तो एटम कौन कौन से एटम्स ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली
एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो है एक्सट्रीम राइट कॉर्नर ऑफ मुजलिस पीरियोडिक टेबल, जो कि नोबल गैसेस मौजूद हैं, उनका सभी जो नोबल गैसेस हैं उनका वैलेंस शेल कंप्लीट है, और चूँकि ये वैलेंस शेल कंप्लीट है इसलिए रिएक्ट नहीं करती, इन्हें इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं होती और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर बात करें उन एटम्स की जो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो नोबल गैसेस के अलावा आलमोस्ट तमाम तर एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के। तो आई होप दैट आप लोगों को कंपोजिशन ऑफ मैटर की भी थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। तो इसमें बेसिक कंपोनेंट क्या हुआ, अगर हम लोग सोचें तो वो क्या है, एटम ही है। लेकिन एटम से भी छोटे पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं। तो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले भी सकता है और नहीं भी दे सकता। तो इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन भी मैं ऐड कर देता हूँ। तो वो क्या है कि अगर एक पेन का फुल स्टॉप देखें तो उसमें 2 मिलियन एटम्स होते हैं, मतलब 20 लाख एटम्स मौजूद होते हैं पेन के एक फुल स्टॉप में। और अगर डायमीटर देखें एटम का तो वो 2 × 10⁻⁻10 मीटर में, जो कि 0.2 नैनोमीटर के बराबर होते हैं, और इसको हम 2 एंगस्ट्रम भी कह सकते हैं। तो ये वाली वैल्यूज़ भी आप लोगों ने डायमीटर के लिए लाजमी याद रखनी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ये प्रीफिक्सेस को चेंज करके आप लोगों से क्वेश्चन जब पूछते हैं तो फिर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोगों ने हर लिहाज से ये एक्सेप्ट जो मतलब पॉसिबल चेंजेस हैं उसके अकॉर्डिंग ही इसको तैयार कर लेना है। तो अगर एटम के मैस की बात करें तो ये 10⁻⁻25 टू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स तक वेरी करता है। तो देखिए ये 10⁻⁻25 टू 10⁻⁻27 किलोग्राम तक इतना कम मैस, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो इम्पॉसिबल हो सकता है। तो देखें हम इसको किलोग्राम और ग्राम्स वगैरह में नहीं करते, यही वजह है कि किलोग्राम और ग्राम्स में नहीं करते। और किस में करते हैं, AMU में। मतलब किसी भी एटम का मैस मालूम करना हो तो इसको हम लोग एटॉमिक मैस यूनिट AMU में कैलकुलेट करते हैं। और एक AMU किसके बराबर होता है, 1.67 × 10⁻⁻24 किलोग्राम्स, जो कि 1.67 × 10⁻⁻21 ग्राम्स के बराबर होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये वैल्यूज़ भी अच्छी तरह से याद कर लेनी है कि एक AMU इतने किलोग्राम्स और इतने ग्राम्स के बराबर होता है। और ये रीज़न भी याद रखिएगा कि मैस ऑफ एटम हम लोग AMU में ही क्यों कैलकुलेट करते हैं, ग्राम और किलोग्राम में क्यों नहीं करते। तो उसके पीछे रीज़न आप लोगों ने सिंपली ये कह देना है कि मैस ऑफ एटम बहुत कम है, स्मॉल है, 10⁻⁻25 टू 10⁻⁻27 की रेंज में है। तो किलोग्राम और ग्राम में कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। तो बेहतर यही है कि हम ऐसा यूनिट इस्तेमाल करें जो कि इस रेंज को 1, 2, 3 इस लिहाज से दे। ठीक है, तो देखो 10⁻⁻24 है की रेंज है और एक AMU के बराबर है। तो इस लिहाज से हम लोग मतलब जिस तरह हम 1 kg 2 kg 3 kg बाकी मैसेज को दे रहे होते हैं, जब एटम को कैलकुलेट कर रहे होते हैं इसी तरह 1 AMU 2 AMU 3 AMU वगैरह इस तरह से दे रहे होंगे। तो इसलिए जो है मुश्किल पैदा नहीं होगी जब एटम का मैस कैलकुलेट कर रहे हूँ और AMU में करेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। और अगर ग्राम्स और किलोग्राम्स में करेंगे तो ये फिर पावर 10 रेज़ पर मतलब 25, 27, 30 तक भी ये किलोग्राम और ग्राम को यूनिट इस्तेमाल करते हुए हो सकती है। तो कुछ और भी आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताता चलूँ, और वो क्या है कि अगर आप लोगों से फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम पूछे, फंडामेंटल, तो आप लोगों का जवाब 3 होना चाहिए। और वो कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स को J.J. थॉमसन ने डिस्कवर किया था, प्रोटॉन्स जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इन प्रोटॉन्स को
गोल्डस्टेन ने डिस्कवर किया था। और इसके बाद अगर बात करें न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता और इनको चैडविक ने डिस्कवर किया था। और अगर देखो, एक तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात थी। अगर सिंपली पूछे कि हाउ मैनी आर द पार्टिकल्स ऑफ एटम, किसी भी एटम के कितने पार्टिकल्स हैं, तो आप लोगों का जवाब मोर देन 100 होना चाहिए। ठीक है, ये 100 से भी ज़्यादा एटम के पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं। लेकिन फंडामेंटल किन्हें? ओनली 3, दैट आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और अगर पूछे हैवीएस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, तो वो न्यूट्रॉन होता है। और अगर लाइटेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम पूछे, तो ये क्वार्क होता है। तो आई होप दैट आप लोगों को कंपोजिशन ऑफ मैटर का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।